तो वेव्स में आज हम लोग अभी तक वेव में क्या क्या पढ़े आपको याद है? पर हम रिकैप कर रहे हैं शॉर्ट में। पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेव इक्वेशन क्या होता है ना? वेव इक्वेशन, वेव में जो पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी क्या क्या है, और हम लोग क्या पढ़े थे उसके बाद? फिर हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव पढ़े थे। दूसरा टॉपिक था वेलोसिटी ऑफ वेव। स्ट्रिंग में वेव का वेलोसिटी कितना होता है, साउंड वेव का वेलोसिटी कितना होता है, न्यूटन्स फार्मूला, लैप्लेस करेक्शन। तीसरा हम लोग पढ़े थे डॉपलर्स इफेक्ट। तीसरा क्या पढ़े थे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में खूब पूछा जाता है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरफेरेंस एंड स्टैंडिंग वेव। इंटरफेरेंस एंड स्टैंडिंग वेव। और ये जो स्टैंडिंग वेव है, ये जो स्टैंडिंग वेव है, इसका 3 एग्जांपल हम लोग को पढ़ना है। बेसिकली 2 एग्जांपल में है। बेसिकली 2 एग्जांपल मेन है। एक है वेव ऑन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव होता है वो, और इस पर बेस्ड एक डिवाइस भी है, इसका नाम है सोनोमीटर। इस पर बेस्ड एक डिवाइस का क्या नाम है? सोनोमीटर। तो हम लोग को ये जानना है। स्टैंडिंग वेव का दूसरा एप्लीकेशन जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप, जिसको आप विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। और ये फिर से 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक को बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। तो हम लोग को ये पढ़ना है। देखिए, आज के क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस पे बहुत घुस के पीएचडी नहीं करेंगे। आज हमारा काम होगा इंटरफेरेंस क्या होता है बस समझ ले थोड़ा सा, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, और ये सारी बातें पढ़े हम लोग। अच्छा, ये क्लोज ऑर्गन पाइप पे एक डिवाइस पेस्ट है, उसका नाम है रेजोनेंस ट्यूब। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, रेजोनेंस ट्यूब। तो इन सब टॉपिक पे ज्यादा चर्चा करें, और बाद में फिर इंटरफेरेंस। देखो, इंटरफेरेंस यहां भी पढ़ना है और सेम चीज आगे वेव ऑप्टिक्स में भी करना है, तो फिर वहां ज्यादा करेंगे। तो एक बार आप ये समरी जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव लिखेंगे। जल्दी समरी लिखो। हाँ, वो डॉपलर्स इफेक्ट है, वहां आर छूट गया है। तो आगे हम लोग 1-2 पॉइंट लिखते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। देखो, इंटरफेरेंस का बेसिक मतलब ये होता है मिलना। तो जब 2 वेव आपस में मिलते हैं तो इस फेनोमेनन क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। उसके बाद मिलने के बाद क्या क्या हो सकता है उसका चर्चा हम लोग करते हैं इंटरफेरेंस में। तो अभी हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग बस ये जान लिए कि 2 वेव के मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। कुछ ऐसा ही एक प्रोसेस है डिफ्रैक्शन भी, ठीक है? तो वेव ऑप्टिक्स में इस बारे में पढ़ेंगे आगे से। अभी बस इंटरफेरेंस का मतलब 2 वेव का मिलना। और 2 वेव जब मिलते हैं तो एक प्रिंसिपल काम करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये प्रिंसिपल बहुत जगह आपको मिलेगा। और ये प्रिंसिपल कहता है कि जब 2 चीज सुपर इंपोज करे, 2 इवेंट एक साथ हो, तो जो रिजल्ट होता है वो दोनों इवेंट का वेक्टर सम होता है। दोनों इवेंट का वेक्टर सम। जैसे अगर मेरे पास 2 वेव है, ठीक है, अगर हमारे पास 2 इवेंट है, 2 डिस्प्लेसमेंट है, 2 वेव है, मान लीजिए एक वेव है y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, और दूसरा है y2, सॉरी ये वेव इक्वेशन में थोड़ा सा ओमेगा t माइनस kx है, और दूसरा है a sin ओमेगा t प्लस kx। तो वेव अलग अलग है, ये बात आपको समझ में आ रहा है? हालांकि एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन ये वेव किधर जा रहा है?
ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। कैसे पता पॉजिटिव x पे जा रहा है? क्योंकि दोनों का साइन या तो यहाँ साइन और यहाँ साइन, अगर दोनों सेम हो, सॉरी दोनों अपोजिट हो, एक प्लस दूसरा माइनस हो, तो पॉजिटिव में जाता है। और अगर दोनों सेम हो, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन होता है। तो ये दो वेव है, अगर ये दोनों वेव सुपर इंपोज करेंगे, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो जब सुपर इंपोज करेगा तो जो रिजल्ट होगा y, उसको बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये कितना होगा? तो ये होगा y1 प्लस y2। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये जो पॉइंट हम लोग लिखे, इसी बात को किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से। और हम जान करके ये जो दो वेव लिए हैं, बड़ा यूनिक सा लिए हैं। अब देखिए गौर से, हम ये दो वेव लिए हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ओमेगा ओमेगा, दोनों का के भी सेम है, मतलब वेवलेंथ सेम है। और अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब स्पीड भी सेम है ना? लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। जब दो ऐसे वेव जिनका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, स्पीड सब सेम हो, जब ये और दोनों ऑपोजिट में चल रहे हो, जब ये दोनों सुपर इंपोज करते हैं, तो एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? जो वेव प्रोपगेट नहीं करता। ये जो वेव है ये ट्रैवलिंग वेव है, ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये वेव आगे बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव एक्स में बढ़ रहा है, इधर जा रहा है। ये वेव नेगेटिव एक्स में जा रहा है। लेकिन जब ये दोनों सुपर इंपोज करेंगे, तो जब जो वेव क्रिएट होगा वो वहीं पे ऑसिलेट करेगा। ये वेव ना एक्स में जाएगा, ना माइनस एक्स में जाएगा, ना वो वहीं पे ऑसिलेट करेगा, उसी पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। समझ गए? उसमें एनर्जी का प्रोपगेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी एक ही कंस्ट्रेंट रीजन में ऑसिलेट करता है। तो हम जानकर के ऐसा वेव लिए ताकि हम बता सके कि स्टैंडिंग वेव क्या होता है और कब क्रिएट होता है। समझ गए? तो इस पॉइंट कुछ लिख लेना जल्दी से। तो आप हेडिंग डालिए, ये हेडिंग डालिए, इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड स्टैंडिंग वेव। ये हेडिंग डालिए, इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड स्टैंडिंग वेव। और सबके बारे में लोग एक दो पॉइंट लिख लेंगे। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, द phenomenon of meeting of two waves gives rise to two phenomenons, namely तो जब मीटिंग ऑफ वेव्स होता है तो दो फेनोमेनन बनते हैं। एक को बोलते हैं इंटरफेरेंस और दूसरे को बोलते हैं बीट्स। एक को बोलते हैं इंटरफेरेंस, दूसरे को बोलते हैं बीट्स। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज करूं तो इंटरफेरेंस में क्या होता है? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटरफेरेंस में क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अभी ये खाली वर्ड याद रखिएगा, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव को ज्यादा एनर्जी मिल जाता है, डिस्ट्रक्टिव को कम एनर्जी मिलता है। तो इस इंटरफेरेंस में क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। और बीट को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। अगर दो वेव मिल रहे हैं तो इनके फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा f2 - f1 या f1 - f2, उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, fb। तो जब भी आपसे बीट फ्रीक्वेंसी पूछे
इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, मान लीजिए दो वेव मिल रहे हैं, एक का फ्रीक्वेंसी है 340 हर्ट्ज और दूसरे का फ्रीक्वेंसी है 350 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे? 10 हर्ट्ज, या इसी को बोलेंगे 10 बीट्स पर सेकंड। इसी को बोलेंगे 10 बीट्स पर सेकंड। तो बीट का मोटा मोटा मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो जब दो वेव मीट करते हैं तो दो चीज हो सकता है, इंटरफेरेंस या बीट। इंटरफेरेंस क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब इंटरफेरेंस बहुत तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, या ऐसा भी हो सकता है कुछ ना हो। तो वो सब कारण चर्चा बाद में करेंगे, इंटरफेरेंस में पढ़ करेंगे। इंटरफेरेंस को कौन सा लॉ गवर्न करता है? तो उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सा प्रिंसिपल का यूज करते हैं? तो आप क्या लिखे कि द फेनोमेनन ऑफ मीटिंग ऑफ वेव गिव्स राइज टू टू फेनोमेनन्स, नेमली इंटरफेरेंस एंड बीट्स। फुल स्टॉप। पैच चेंज करके ये लिखवाऊं या आप ऐसी तरह फ्लो चार्ट में लिख लेंगे? लिख लेंगे ना, फुल स्टॉप। तो आप दूसरा पॉइंट लिखिए, द इंटरफेरेंस phenomenon is governed by the interference phenomenon is governed by principle of superposition of energy, या सिर्फ लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। according to which the net displacement ब्रैकेट में y, या इसी को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, द नेट डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट में y is equal to vector sum of individual displacements। देखिए ये भले हम ऐसे लिखे हैं लेकिन ये कैसा सम है? वेक्टर सम है, डायरेक्शन को अकाउंट करते हुए है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का महत्व है कि नहीं है? देखिए ये दोनों को लिखेंगे तो इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज नहीं ऐड करेंगे, डायरेक्शन ये माइनस है, ये प्लस है, उसको लेकर के ऐड करेंगे। इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है समझ गए? थर्ड पॉइंट लिखिए, when two waves of same frequency comma same wavelength, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम हो गया तो ब्रैकेट में लिख लीजिए सेम वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा, ब्रैकेट में सेम वेलोसिटी, या टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड भी सेम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, ब्रैकेट क्लोज, एंड सेम एम्पलीट्यूड meets while traveling in opposite directions, comma standing waves are created, तो स्टैंडिंग वेव क्या होता है समझ गए? कैसे क्रिएट होता है? जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेलोसिटी का सुपर इंपोज करें, स्टैंडिंग वेव्स आर क्रिएटेड। फुल स्टॉप। पैच चेंज करके, इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव, comma there is no
propagation of energy. There is no propagation of energy, and the energy oscillates. And the energy oscillates in the constrained. ये होता है स्पेलिंग constrained. Constrained region of standing wave. Constrained region of standing wave. अच्छा, स्टैंडिंग वेव लिखे या स्टेशनरी वेव लिखे, ये दो वर्ड एक ही है। तो कहीं कहीं स्टैंडिंग वेव लिखा रहेगा, कहीं कहीं स्टेशनरी वेव लिखा रहेगा, एक ही पॉइंट है दोनों। ठीक है, तो देखिए अब कौन सा जा रहा है यहाँ पे। ये जो दो इक्वेशन मैंने लिखे हैं, ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। अब ये दोनों वेव जब सुपर इंपोज करेंगे तो अब देखिए क्या इक्वेशन बनेगा। ये बनेगा y इज इक्वल्स टू y1, तो y1 है a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस y2 क्या है a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। अब आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला थोड़ा आता है, से साइन a माइनस बी लिखा हुआ है। तो पहले देखिए a कॉमन ले लेते हैं, साइन a माइनस बी, a की जगह ओमेगा t है, b की जगह के एक्स है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, फिर प्लस था तो प्लस लिखे, फिर से फॉर्मूला है साइन a प्लस b का, सेम फॉर्मूला होता है खाली बीच में प्लस होता है। तो क्या लिखेंगे? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, कुछ देखिए कट जाएगा, क्या कटेगा? ये माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स और ये कट जाएगा। अब देखिए ये लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a, देखिए साइन ओमेगा टी कॉस एक्स यहां भी है और वहां भी है, तो क्या मैं इसे 2 लिख दूं? 2 साइन, नहीं पहले साइन नहीं लिख रहे, पहले लिख रहे कॉस, कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ, नहीं स्टैंडिंग वेव, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये इक्वेशन कई बार स्कूल में डिराइव करने पूछा जाता था। क्या समझ में आया? इसको लिखो पहले, ये सही से डेफिनेशन लिखो, ये वाला फ्लो चार्ट भी बना लो, पहले इसको लिखो फिर आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, आगे से ये इक्वेशन याद रखना आपको, इस पे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है हम लोग का y इज इक्वल्स टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। गौर से देखिएगा, ये जो इक्वेशन आया इसमें x भी है ओमेगा टी भी है। किसी टाइम t पर, किसी इंस्टेंट पर, किसी पोजीशन पर x पर y क्या होगा ये बताएगा। एंड व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट किसका? पार्टिकल का जो ऑसिलेशन कर रहा है। बोलो। अब मान लो किसी टाइम पे बात करें तो किसी टाइम t पर x पोजीशन पर जो पार्टिकल है तो t भी फिक्स, x भी फिक्स, तो उसका डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? फिक्स होगा ना। ये साइन ओमेगा t है, इसको छोड़ करके जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 2a cos kx, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक, तो स्टैंडिंग वेव के एम्पलीट्यूड का क्या फार्मूला लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू, इसको हम a डैश कह दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 2a cos kx। अब ये बताओ कि ये जो स्टैंडिंग वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। ये जो एम्पलीट्यूड है x के साथ वेरी कर रहा है,
x के साथ मतलब अलग अलग जगह का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। इस बात को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें और हम ग्राफ बनाएं किसका, a डैश, व्हाट इज a डैश, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसका ग्राफ बनाएं x के साथ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कॉस का ग्राफ बनेगा, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये किसका वेरिएशन है, एम्पलीट्यूड का। सो यू कैन फाइंड सम पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। So there are some points where amplitude is maximum and there are some points where amplitude is zero. ये point, ये point, ये point, ये point, है ना। वैसे पॉइंट्स जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होते हैं दे आर कॉल्ड नोड्स। तो ये एक नोड कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है। And the points where amplitude is maximum is called antinode. ये एंटीनोड कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा, क्या, नेगेटिव मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। ये एंटीनोड, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एंटीनोड। ठीक है। अब जरा देखिए, अगर आप ये एक वेव समझे, इसका वेवलेंथ यहां तक होगा, यहां से लेकर के यहां तक वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा, ये पूरा एक वेव होगा, बोलो। तो गौर से देखना, ये पूरा लेंथ तो वेवलेंथ है, ये पूरा लेंथ क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड, एक यहां एंटीनोड है, दूसरा यहां एंटीनोड है, अगर इन दो कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो कितना कहेंगे आप, लैम्डा बाय 2 कहेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इसी तरह अगर आप गौर से देखिएगा, थोड़ा सा हम अभी यहां है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है, यहां से शिफ्ट कर जाओ, नोड पे पहुंच जाओ, और यहां से भी शिफ्ट कर जाओ, नोड पे पहुंच जाओ। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड का भी डिस्टेंस कितना होगा, होगा। ये बात श्योर है आप लोग। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड का भी डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2। और अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव नोड और एंटीनोड का डिस्टेंस पूछे, ये डिस्टेंस देखो, ये पूरा लैम्डा बाय 2 है, बाय सिमेट्री ये आधा होगा, लैम्डा बाय 2 का आधा कितना होता है। अब ये तीनों पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, ठीक। तो पहले आप ये लिखिए, फिर हम लोग ये पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे, नोट करके हम लोग ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। पहले आप ये लिखिए जल्दी से, ये डायग्राम बनाइए और फिर ये नोट्स पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, there are some points in standing wave, there are some points in standing wave whose amplitude is zero, whose amplitude is zero, whose amplitude is zero, full stop. These points are called, क्या बोलते हैं ऐसे पॉइंट्स को, नोड्स। जहां जहां एम्पलीट्यूड जीरो है उसको नोड्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड नोड्स। फुल स्टॉप, पैरा चेंज करके। ऑन द अदर हैंड, comma, there are some points in standing wave whose amplitude is maximum,
whose amplitude is maximum. Full stop. These points are called antinodes. इस पॉइंट को जानते ही होंगे, antinodes, NODES. और ये क्या है? नोड्स. नोड्स नहीं है, T नहीं है, D है. नोड्स एंड एंटीनोड्स. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, तो पहला हम लोग लिखे नोड्स एंड एंटीनोड्स का डेफिनेशन. सेकेंड पॉइंट लिखिए, द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive nodes, the distance between two consecutive nodes or antinodes is called semi wavelength. ब्रैकेट में लैम्डा बाय 2 is called semi wavelength. ब्रैकेट में लैम्डा बाय 2. थर्ड पॉइंट, तो नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2. और एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2. कंसेक्यूटिव है ना. थर्ड है कि एक नोड और दूसरा एंटी नोड, इनके बीच का डिस्टेंस कहलाता है क्वार्टर वेवलेंथ. क्या कहलाता है? क्वार्टर वेवलेंथ, मतलब 1/4 ऑफ द वेवलेंथ. तो लिखिए थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive node and antinode, the distance between two consecutive node and antinode is called quarter wavelength. QUATER, quarter wavelength. ब्रैकेट में लैम्डा बाय 4. क्या इतना बात समझ गए? अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव का पहला एग्जांपल. इसका नाम है स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग. पहले आप इसको फील करिए. अब इमेजिन करो कि एक धागा बांध दे हम. एक क्या बांध दे? धागा 2 पॉइंट के बीच में, और मैं इस धागे को ऐसे झटका दूं, तो इसमें जो वेव क्रिएट होगा ये आगे बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेसिव वेव. ठीक है. लेकिन अगर धागा 2 पॉइंट के बीच में हो और उसको हम ऐसे झटका दें, जैसे गिटार देखो, गिटार में 2 पॉइंट फिक्स होता है और वो धागा टाइट होता है, पूरा टेंशन होता है उसमें, और उसमें हम झटका देते हैं, तो जो वेव है वो आगे नहीं बढ़ रहा. ऐसे झटका दे रहे हैं तो वो वेव वहीं पे क्या हो रहा है? प्रोपेगेट कर रहा है. कभी गिटार को एकदम गौर से देखना, उसके स्ट्रिंग को, जैसा मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा बिल्कुल वैसा ही वेव आपको दिखेगा उसमें. और फिर उस गिटार से हम बहुत तरह का साउंड निकाल सकते हैं, आवाज निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं? तो आप देखेंगे गिटार में क्या होता है कि 2 धागा होता है, 2 एंड पे एक धागा है, मान लो बहुत से धागे होते हैं, एक मोटा होता है फिर पतला पतला, वो अलग अलग आवाज निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2 पॉइंट के बीच में फिक्स होता है. और फिर बहुत सारे फ्रेट्स बने होते हैं. अब उसका एक टेक्निकल नेम क्या है नहीं पता मुझे. अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे अलग अलग जगह टच करके स्ट्राइक करना होता है. एक इससे हम लोग टच करते हैं, उस पॉइंट पे स्ट्रिंग को दबा देते हैं और फिर हिट करते हैं, तो अलग अलग तरह का आवाज होता है. तो एक कॉन्स्टेंटली हम लोग हिट करते रहते हैं और दूसरा उसको अलग अलग जगह टच करते हैं, हिट करते हैं, तो आवाज क्रिएट होता है. वो क्यों होता है वही हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे. ठीक. तो इमेजिन करो ये वो स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग टाइट है, मतलब इसमें टेंशन है. ठीक है. पहला तरीका है कि देखो ये 2 पॉइंट एकदम फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्टेड है, तो क्या इसका कोई भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, ऑसिलेशन हो सकता है?
तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये नोड बनेगा कि एंटी नोड बनेगा? नोड। ये पॉइंट वाइब्रेट कर सकता है क्या? नहीं वाइब्रेट कर सकता, तो ये नोड बनेगा। और ये भी क्या बनेगा? तो पहला जो आवाज निकल सकता है उस गिटार से वो निकल सकता है कि आप उसको दोनों धागे को बांधा हुआ है और कहीं मत पकड़िए, कहीं मत उंगली दबाइए और सिर्फ ऐसे हिट करो, तो आवाज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, एकदम आवाज करता है, एकदम आवाज करता है। हिट करिए, बहुत अच्छा आवाज करता है। इस मोड को बोलते हैं फंडामेंटल मोड। ये पहला तरीका है वाइब्रेशन का, इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल मोड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। इसे क्या बोलेंगे? हार्मोनिक का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा। ये दो नोड है और बीच में कहीं भी नोड नहीं है, और बीच में तो गौर से देखना, दो नोड मुझे बनाने हैं, ये एक नोड है, ये एक नोड है, बीच में और कहीं नोड, तो ये वाला उठा देते हैं। बिल्कुल यही चीज हम यहां दिखा रहे थे। डॉटेड से दिखना चाहिए। बिल्कुल आप देखेंगे स्ट्रिंग ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहता है ना? इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। अब देखो ये नोड है, ये नोड है, हम जानते हैं कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2 होता है, एंड दिस डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो इन दिस केस L will be equal to what? So what is lambda? 2L. So how much will be frequency? Frequency होता है velocity by lambda. बोलो? Yes sir. तो frequency कितना होगा? Frequency हो जाएगा V by 2L. इसको लिख सकते हैं 1 by 2L, और velocity of wave in string होता है under root T by 2. तो ये फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला बनेगा हमारे लिए। किसका फॉर्मूला बना? फर्स्ट हार्मोनिक का ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाने का। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग एक दो चर्चा कर रहे हैं खाली। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब कि इससे एक ज्यादा, फंडामेंटल से एक ज्यादा। ये पहला फ्रीक्वेंसी था, ये दूसरा फ्रीक्वेंसी। नाम ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब हार्मोनिक होता है, और ओवरटोन का संबंध होता है फंडामेंटल से कितना ज्यादा है। फंडामेंटल से एक ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। अब ये क्या बनेगा? जब ये जो स्ट्रिंग है ये दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड तो है ही, एक पॉइंट पे हम एक उंगली से दबा दें, मतलब अब ये पॉइंट भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। मतलब अब कितने नोड है यहाँ पे? ये तो नोड था ही बाय डिफॉल्ट, ये भी नोड था ही बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैंने नोड क्रिएट कर दिया इस वाले हाथ से उस धागे को दबा करके। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब वेव कैसा बनेगा? दो नोड के बीच ऐसा दिखता है, बोलो? Yes sir. और यहाँ भी ऐसा दिखेगा, बोलो? Yes sir. अब देखिए, हम लोग अभी सीख क्या है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2। मतलब ये लेंथ होगा लैम्डा बाय 2, और ये लेंथ भी कितना होगा? मतलब दिस टाइम द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 2। बोलो, मतलब लैम्डा होगा कि नहीं होगा? सो दिस टाइम द फ्रीक्वेंसी विल बी v बाय लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v बाय l, which can be written as 2v by 2l। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं भी बताएंगे। 2 by 2l, और v के बदले लिख सकते हैं अंडर रूट e by 2l। So this will be the formula of first overtone और second harmonic। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? थर्ड हार्मोनिक, इसको हम लोग कहेंगे सेकंड ओवरटोन। सेकंड ये कब बनेगा? जब हम दो एंटी नोड क्रिएट करते हैं, सॉरी दो नोड बीच में क्रिएट करते हैं। ये तो नोड था ही बाय डिफॉल्ट, ये भी था ही,
यहां भी नोट क्रिएट करते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी इसमें बन सकता है। अब बात होता है गिटार में सर ये कैसे होता है, हम गिटारिस्ट नहीं है, हम फिजिक्स के मास्टर हैं, हम लोग फिजिक्स सीख रहे हैं, गिटार बजाना नहीं सीख रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो अब लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा, ये लेंथ लैम्डा बाय 2, ये लेंथ लैम्डा बाय 2, ये लेंथ लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। सो दिस टाइम लैम्डा विल बी 2l by 3। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी बाय लैम्डा, बोलो, मतलब फ्रीक्वेंसी होगा v बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 2l by 3, और ये होगा 3 by 2l, और v का वैल्यू अंडर रूट 3 by v। अब गौर से देखिए, हम यहाँ 2l वो वाला काम इसलिए किए थे, 2 इसलिए नहीं काटे थे कि आप सब फॉर्मूले में देखिए अंडर रूट t by म्यू है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बाय 2l सब में है, हम इसलिए 2 नहीं काटे थे। यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3। इस नंबर को देख के यहाँ फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। यहाँ 3 लिखा हुआ इसलिए क्या लिखे, ये f3 है, ये 2 है इसलिए क्या लिखे 2, और ये 1 है इसलिए क्या लिखे 1, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ये नंबर क्या लिखा हुआ है 1, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ये नंबर क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, और ये नंबर क्या लिखा हुआ है 3, इसलिए थर्ड हार्मोनिक। तो क्या कोई भी हार्मोनिक पूछेगा तो आप बिना ये डायग्राम बनाए लिख सकते हैं कि नहीं फॉर्मूला, तो बोलो देयरफॉर nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक का क्या फार्मूला होगा, fn is equals to n by 2l, या nv by 2l लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, nv by 2l या n by 2l अंडर रूट t by म्यू। और आपको याद है कि नहीं t क्या है, व्हाट इज t, चलो यहाँ लिख देंगे, व्हाट इज t, टेंशन इन स्ट्रिंग, व्हाट इज म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, and what is v, velocity of wave in string। अब सुनिएगा ध्यान से, आपसे कहेगा कि बताइए किसी भी स्ट्रिंग का पांचवा फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, फिफ्थ हार्मोनिक, क्या बोलेगा, तो इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, f5 5v by 2l। 10वां हार्मोनिक पूछे 10v by 2l, f10 कहेंगे 10v by 2l। लेकिन कभी कभी ओवरटोन बोल के पूछेगा, तो देखो अब नंबर देखो यहाँ पे, अगर फर्स्ट पूछता है अगर फर्स्ट ओवरटोन होता है तो हार्मोनिक कौन सा होता है, एक ज्यादा होता है ना। अगर सेकंड ओवरटोन कह रहा है तो कौन सा है हार्मोनिक। अच्छा ये रूल सब जगह नहीं है, ये इसमें है, इसमें भी है और ओपन ऑर्गन पाइप में भी, क्लोज में थोड़ा अलग होता है। तो अगर हाँ, तो हम लोग कहेंगे इन स्ट्रिंग और ओपन ऑर्गन पाइप, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, अभी हम दिखाएंगे भी। जो फ्रीक्वेंसी सॉरी जो हार्मोनिक होता है, जो हार्मोनिक होता है वो ओवरटोन से एक ज्यादा होता है, ओवरटोन प्लस 1, ठीक है। जैसे अगर हमसे पूछे क्वेश्चन कि फाइंड 8th ओवरटोन ऑफ a standing wave in string having tension of 100 Newton and mass per unit length 0.25 kg per meter। ऐसा देखिए, डेटा देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा है हम लोग से, 8th ओवरटोन। अब अभी नहीं बता सकते कौन सा हार्मोनिक होगा जब तक मुझे पता ही चलेगी कौन सा डिवाइस है,
स्ट्रिंग और ओपन ऑर्गन पाइप में ये होता है, क्लोज में अलग होता है, अभी देखेंगे। तो 8th ओवरटोन है ऑफ अ स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। तो बदल गया, स्ट्रिंग की बात है। किसकी बात है? तो स्ट्रिंग में कौन सा हार्मोनिक पूछ रहा है? अगर 8th ओवरटोन है तो ये हो जाएगा 9th हार्मोनिक। देखो माधव कौन है, ये कौन सा हो जाएगा? मतलब F9 आपसे पूछ रहा है। और बताओ F9 का क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप? 9V by 12। 9V by, समझ गए क्या पूछ रहा है, कैसे देखेंगे? अब 9V by 12 का हम लोग लिख देंगे, V हम लोग निकाल लेंगे। V कैसे निकालेंगे बताओ? अंडर रूट T by म्यू करके। तो टेंशन दिया हुआ है 100 और म्यू दिया हुआ है 0.25, पुट करके निकाल लेंगे। चलो लिख लो 9 इंटू V, V होगा अंडर रूट T by म्यू, और T कितना है? 100, म्यू कितना है? 0.25 बाय 12, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है 20। ध्यान देना सब एसआई सिस्टम में रखना है। टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन, मास पर यूनिट लेंथ का होता है केजी पर मीटर, अगर ये ग्राम पर सेंटीमीटर में होता तो कन्वर्ट करते, और लेंथ मीटर में। तो देखो ये हो गया 9 by 20 इंटू 100 का रूट कितना होता है? 10, और 0.25 का रूट 0.5, 0.5, तो कितना होगा? 10 से ये 2 बार में घटा, और 2 गुना 0.5 1 हो गया, कितना हो जाएगा? 9 हर्ट्ज। आया समझ में? पक्का? तो हम लोग क्या पढ़े? स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग में कैसे फॉर्म होता है। तो पहले आप ये लिखिए, फिर सेकंड स्लाइड लिखिएगा। चलिए, तो हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है? अभी पहले एक बार सबका देख लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने में आसानी हो। तो अब हम लोग फिर से देखेंगे स्टैंडिंग वेव का दूसरा एग्जांपल, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप का ही दूसरा नाम क्या होता है? विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब इसमें हवा फूंक करके बजाते हैं। तो आप लोग कुछ एग्जांपल बता सकते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट का? एक बांसुरी सुना होगा आपने। बांसुरी का दोनों एंड ओपन होता है, इधर भी खुला होता है, इधर भी खुला होता है। नहीं, बांसुरी का दोनों एंड खुला होता है, एक एंड बंद नहीं रहता। हाँ, खुला रहता है लेकिन दोनों से। उसके बाद आपने एक सुना होगा वो जो अपना ट्रम्पेट, सीटी। सीटी भी एग्जांपल, हालांकि सीटी का बहुत फ्रीक्वेंसी नहीं बजा सकते, लेकिन सीटी भी एक कह सकते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। एक आपने सुना होगा माउथ ऑर्गन, ऐसे करके बजाते हैं। उसका एक एंड बंद होता है, इधर वाला एंड बंद होता है, इधर वाला एंड खुला होता है। एक एंड बंद है, एक एंड खुला है। बांसुरी के दोनों एंड ओपन है। उसके बाद आपने एक सुना होगा वो जो बजाता था अपना टकलू, वेलकम वाला। आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? वो ऐसे करके निकला हुआ होता था, ऐसे एकदम RDX बजाता था। हाँ, उसको याद है अच्छे से। तो वो ऐसे करके फूंकते हैं और इधर से पूरा आवाज निकलता है। अच्छा, सहनाई, बिस्मिल्लाह खान। हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सहनाई में भी दोनों एंड ओपन होता है। और उसी को ट्रम्पेट कुछ ऐसा कहते हैं। हाँ हाँ, बिगुल, बिगुल जो होता था, तो उसमें दोनों एंड ओपन है। बेंजो, बेंजो क्या होता है? वो क्या होता है? वही तो हो गया माउथ ऑर्गन। ठीक है, तो बेंजो क्या होता है पता नहीं आप, ठीक है, मतलब समझने का पॉइंट ये है कि कुछ ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज होता है, एक एंड, और कुछ ऑर्गन पाइप के दोनों एंड ओपन होते हैं। तो इसलिए दो नाम बने, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप किसको कहेंगे? ओपन ऑर्गन पाइप किसको कहेंगे? जिसका दोनों एंड ओपन होगा। और क्लोज ऑर्गन पाइप किसको कहेंगे?
दोनों क्लोज कर दोगे तो फूकोगे किधर से? बीच में छेद करके। तो ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है? बोथ एंड्स आर ओपन। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम नहीं पता, आप नेट पे सर्च करके एग्जांपल भी चाहे तो लिख सकते हैं। बांसुरी का वैसे अंग्रेजी क्या होता है? फ्लूइड। फ्लूइड इसका एग्जांपल। ठीक है ना, फ्लूट। और माउथ ऑर्गन इसका एग्जांपल है। मुरली को क्या बोलते हैं? मुरली वही बांसुरी। बांसुरी ऐसे वाला होता है, मुरली जो कृष्ण बजाते थे, दोनों को फ्लूट। हाँ वही है। बांसुरी ऐसे बजाओ या ऐसे बजाओ, दोनों अलग अलग कलाकारी है। बांसुरी अपडेट हो गया, वन तो क्लोज ऑर्गन पाइप में दोनों एंड क्लोज नहीं होता है, वन एंड इज ओपन एंड अदर एंड इज क्लोज। ठीक है, समझ गए? तो ये होता है। अब ऐसा माना गया, पहले स्टडी करने के लिए ऐसा माना गया कि जो ओपन एंड होता है वो एंटी नोड जैसा बिहेव करता है। किसी में भी जो ओपन एंड होता है ये एंटी नोड जैसा बिहेव करता है, और जो क्लोज्ड एंड होता है वो नोड जैसा बिहेव करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्लोज्ड एंड नोड होता है, लेकिन जो ओपन एंड होता है वहां पे एग्जैक्टली एंटी नोड नहीं होता, थोड़ा सा वहां से दूर होता है। इसको लॉर्ड रेलेग ने फाइंड किया था, तो इसको रेलेग्स एंड करेक्शन कहते हैं। तो हम लोग वो भी बात पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं पहले कि ओपन एंड ही क्या होता है? एंटी नोड होता है। बाद में उसको करेक्शन भी हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक, कितना गया? इतना बात समझ में आ गया? तो इतना बात लिख लीजिए जल्दी से, ये फ्लो चार्ट बनाइए, फिर हम लोग एक एक दो करके दोनों ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन समझ में आया? अब हम लोग लिखते हैं, अब हम लोग चलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। पहले ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा वेव इन स्ट्रिंग बनता है। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। तो पहला केस इसमें हो सकता है फिर से फंडामेंटल मोड। क्या हो सकता है? और इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। चलिए हम लोग एक ओपन ऑर्गन पाइप बनाते हैं। ये एक ओपन ऑर्गन पाइप हुआ, ठीक है? डायग्रामेटिकली हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये एक एंटी नोड है और ये भी दूसरा एंटी नोड है। ओपन एंड किसके साथ बिहेव करता है? और अभी मैं मान रहा हूं कि बीच में कोई भी एंटी नोड नहीं है, तो इसे फंडामेंटल मोड कहेंगे। फंडामेंटल मोड का मतलब कि बस दो एंटी नोड ओपन एंड पे है और कोई भी नहीं है, और ये लेंथ L है। अगर मैं यहां पे वेव दिखाना चाहूं तो आप देखिए, यहां से वेव उठाइए और दिखा सकते हैं आप। ये डायग्राम से देखिए, मुझे दो एंटी नोड चाहिए, तो आप यहां और यहां वाला वेव उठा लीजिए, ये ऐसे, और इसको वहां दिखा रहे थे। यही था ना? बोलो, सेम आप चाहे तो ऐसा दिखा सकते हैं, ये बात है इसको। और ये बीच में क्या बनेगा? नोड। दो एंटी नोड के बीच में नोड तो होता ही। अब याद करो, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2। तो इस बार L का वैल्यू कितना होगा? तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा? 2। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय लैम्डा, जो कि हो गया 2h। बोलो, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, इसी तरह चलो इसमें सेकंड हार्मोनिक चलते हैं। सेकंड हार्मोनिक का दूसरा नाम क्या होगा? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। ठीक, क्या होगा इसमें? देखो, ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है। अब इसमें ओपन एंड तो एंटी नोड है ही, ये एंटी नोड है, और ये भी क्या है? एक एंटी नोड बीच में और आ जाए। अब देखो ये कैसा दिखेगा। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड।
अब इसमें यहां भी एक नोट दिखेंगे आपको और यहां भी क्या दिखेगा। आप जानते हैं दो एंटी नोट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है, ये लैम्डा बाय 2 और ये भी कितना। तो इस बार लेंथ इस ट्यूब का, इस पाइप का लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय 2, मतलब लैम्डा एल के बराबर होगा। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे फिर से, v बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह l, तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं ऊपर नीचे ताकि फॉर्मूला एक जैसा दिखे पूरा। फिर थर्ड केस क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड केस क्या होगा, कौन सा ओवरटोन कहेंगे इसको, सेकंड ओवरटोन। बिल्कुल देखिए स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सेम फॉर्मूला यही था उसमें भी, खाली v का वैल्यू √t/μ लिख दिया। उसमें क्या होगा, यहां एक एंटी नोड होगा, यहां तो होगा ही, दो एंटी नोड और होंगे यहां, ऐसा कुछ वेव बनेगा। ठीक है, एक एंटी नोड यहां है, दूसरा एंटी नोड यहां है। अब बताइए डिस्टेंस कितना लिखिएगा, ये लेंथ हो गया लैम्डा बाय 2, ये लेंथ भी कितना और ये लेंथ भी कितना। तो इस बार लेंथ कितने के बराबर होगा, 3 लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 2l/3। व्हाट इज l, लेंथ ऑफ द ट्यूब या पाइप, ऑर्गन पाइप का लेंथ। इस बार फ्रीक्वेंसी क्या लिखिएगा बताइए, फ्रीक्वेंसी फिर से वेलोसिटी बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, 2l/3। अब गौर से फॉर्मूला देखिए, देखिए सब में v/2l है ना, सब में क्या है, यहां 3 है तो ये थर्ड हार्मोनिक हो गया, यहां 2 है इसलिए ये, और यहां 1 है इसलिए ये फर्स्ट हार्मोनिक, बिल्कुल उसी जैसा। और इसलिए nth हार्मोनिक का क्या फार्मूला बनेगा, वो fn लिखेंगे और वो कितना होगा, nv/2l। और अगर आपसे ओवरटोन पूछेगा तो, अगर ओवरटोन कहे 8वां है तो फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक क्या हो जाएगा, एक ज्यादा, ओवरटोन से एक ज्यादा होता है ना। फिर से वही रूल फार्मूला लिखा था ना अभी पीछे, ओ फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक इज इक्वल्स टू ओवरटोन प्लस, जैसे आप लिख सकते हैं हार्मोनिक इज इक्वल्स टू ओवरटोन प्लस 1। किसके लिए लिखे है ये फार्मूला, ओपन ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग दोनों के लिए होता है। फॉर ओपन ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग। तो ओपन ऑर्गन पाइप समझ में आया, लिखिए बिल्कुल ऐसा ही, क्लोज ऑर्गन पाइप वो लिखेंगे फिर हम लोग। चलो अगला क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप। अगला क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा, एक एंड ओपन होगा और एक एंड क्लोज होगा। तो हम लोग पहला केस चलते हैं, फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड बदलिंग, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड क्या बोलते हैं इसमें, सब जगह तो यही बोल रहे थे। अब क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, एक एंड तो ओपन होता है लेकिन दूसरा एंड क्या होता है, क्लोज। तो ये ओपन एंड है, ये अपना एंटी नोड बन गया, और क्लोज एंड क्या बन गया, नोड। अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप वहां से अगर चाहे तो ऐसा वेव उठा सकते हैं, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4 होता है। So in this case L will be λ/4। अब देखो बदल रहा है फॉर्मूला थोड़ा सा, लैम्डा कितना हो गया, 4L। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, वो कितना हो गया, 4L। पहले होता था v/2l, अब हो गया v/4l। तो ये एक बदलाव यहां दिखा, पहले दोनों केस में था v/2l, अब v/4l। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस को बोलेंगे सेकंड ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। तो देखो ओवरटोन नंबरिंग वही रहता है लेकिन फ्रीक्वेंसी बदल जाता है।
इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड हार्मोनिक। इसमें सेकंड हार्मोनिक नहीं होता। क्यों ऐसा होता है देखो अभी से। अब देखिए ये एंटी नोड है और ये नोड है और यहां कहीं एक एंटी नोड होगा और यहां कहीं एक नोड होगा। तो इसका वेव बनाइए अगर ऐसा बनेगा। देखो ये एक एंटी नोड है और यहां तक एंटी नोड है, तो दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय, और फिर ये एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 है ना। तो जो लेंथ होगा वो कितने के बराबर होगा? लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा हो जाएगा 4l बाय 3। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? v बाय वेवलेंथ, वो कितना है? 4l बाय 3। देखो v बाय 4l यहां भी है, यहां 1 है इसलिए फर्स्ट हार्मोनिक है, यहां 3 है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्ड हार्मोनिक, है ना। अब हम आगे नहीं लिख रहे। इसी तरह nth हार्मोनिक होगा fn, वो होगा nv बाय 4l। लेकिन ध्यान रहे n क्या होगा? सिर्फ ऑड नंबर होगा। n क्या होगा? सिर्फ ऑड नंबर होगा। तो ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, ऑड इवन दोनों। लेकिन क्लोज्ड में सिर्फ क्या होता है? ऑड होता है। या तो फर्स्ट हार्मोनिक पूछा जाएगा, या थर्ड पूछा जाएगा, या फिफ्थ पूछा जाएगा, या सेवेंथ पूछा जाएगा, या नाइन्थ, ऐसा करके। और यहां ओवरटोन और हार्मोनिक में वो एक ज्यादा वाला रिलेशन नहीं होता है। इस केस में हियर हार्मोनिक जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ ओवरटोन प्लस 1 होता है। यहां पे ये रिलेशन चलता है। यहां पे ये रिलेशन चलता है। मतलब जैसे अगर हम सवाल पूछे फाइंड फोर्थ ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, of length 20 centimeter if speed of sound is 330 meter per second। ये सवाल हमने पूछा आपसे। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर देखिए कौन सा हार्मोनिक पूछा जा रहा है, कौन सा ओवरटोन पूछा जा रहा है? फोर्थ ओवरटोन। तो पहले हम हार्मोनिक पता करेंगे। तो हार्मोनिक का क्या फार्मूला होता है? हार्मोनिक को n से लिखते हैं। क्या फार्मूला होगा? ओवरटोन का दुगुना कर दीजिए, मतलब 8 प्लस 1, 4 into 2 8 होता है, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। मतलब आपसे F9 पूछ रहा है, F9 पूछ रहा है। तो Fn का फार्मूला मुझे पता है। F9 का क्या फार्मूला हो जाएगा? 9v/4। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख देते हैं। अब रख दीजिए 9 into v का वैल्यू 330 by 4l। l है 20 सेंटीमीटर। l कितना है? मतलब 0.2 मीटर होगा into 8, मतलब 0.8। तो एक लिख देते हैं, पॉइंट का 10 ऊपर चला जाएगा, इतना हर्ट्ज। इसको काट फिट करके निकाल दीजिए कितना हर्ट्ज। समझ गए? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में क्या है? हम लोग को नोट करके एक दो पॉइंट लिखना है। वो पॉइंट को लिखिए, पहले आप इसको लिखिए, इसको सॉल्व कर लेना और बता देना कितना आंसर आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा 3712.5 हर्ट्ज, 37125 हर्ट्ज सॉल्व करके। तो ये हो गया। इसमें दो पॉइंट हम लोग जानेंगे और फिर आज का क्लास समाप्त करेंगे। फिर आप घर में जा करके इसको रिवाइज करके आइएगा और इस पर कुछ खूब सवाल करेंगे। सोनोमीटर रेजोनेंस ट्यूब अगली क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चन के साथ। हम लोग को नोट करके दो पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट ये लिखना है कि जो ओपन ऑर्गन पाइप था उसमें दोनों तरह का हार्मोनिक क्रिएट होता है, इवन भी और जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा हार्मोनिक क्रिएट होता है? तो मतलब किसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है? ओपन वाले में। इसीलिए ओपन ऑर्गन पाइप का जो साउंड क्वालिटी होता है वो सुपीरियर होता है
ज़्यादा अच्छा होता है देन क्लोज ऑर्गन पाइप, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो मिक्सिंग का चांसेस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा तरह का साउंड निकाल सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट लिखना, लिखिए इन ओपन ऑर्गन पाइप, इन ओपन ऑर्गन पाइप, in open organ pipe both even and odd harmonics, both even and odd harmonics are present, are present, and so it has better ब्रैकेट में सुपीरियर, इट हैज बेटर ब्रैकेट में सुपीरियर ब्रैकेट क्लोज क्वालिटी ऑफ साउंड और म्यूजिक, क्वालिटी ऑफ साउंड और म्यूजिक देन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप in which only odd harmonics are formed, then closed organ pipe in which only odd harmonics are formed, only odd harmonics are formed, FORMED, ठीक है, only odd harmonics are formed, full stop। दूसरा कि जो नोड होता है वो तो वही होता है जहां क्लोज्ड एंड है, लेकिन एंटी नोड जो होता है वो जहां ओपन एंड है वहां नहीं होता, उससे थोड़ा सा अवे होता है। मतलब अगर हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को देखें तो नोड तो यही होता है, लेकिन एंटी नोड यहां ना होके यहां होता है, थोड़ा सा दूर होता है। और ये जो शिफ्ट है x, इसको लॉर्ड रिलेग ने कैलकुलेट किया, इसको इंड करेक्शन एट ओपन एंड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इंड करेक्शन एट ओपन एंड, और इसका वैल्यू x का वैल्यू 0.31 d होता है। एंड व्हाट इज d? डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि हम लोग इंड करेक्शन लेके सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ हो तो समझना है कि इंड करेक्शन लेना है, और अगर इंड करेक्शन लेंगे, देखो तो जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, जो क्लोज ऑर्गन पाइप नहीं पहचान रहे हैं? राशि। अच्छा राशि, हेलो हेलो राशि। सर आप नहीं पहचान रहे हैं? मेडिकल कॉलेज में होती तो इतना स्मार्ट नहीं होती, ऐसा कुछ वही बोल रही है। अब हम तो देख के नहीं पहचान पाए। खैर चलिए, करने का टाइम नहीं मिलता। इतना फैशन। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के देखिए फॉर्मूला, अब फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, देखो Fn क्या था? NV/4L था ना, अब बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L प्लस ये लग जाएगा 0.31 D। तो अब ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होगा? इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सॉरी क्लोज तो लिख दिए, ओपन ऑर्गन पाइप, ये तो क्लोज्ड में लिखा है। ये क्या होगा? ओपन ऑर्गन पाइप में, तो ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी बनेगा NV/2 टाइम था ना, तो 2L प्लस। अब देखो ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों साइड एंटी नोड था, तो दोनों साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका दुगुना शिफ्ट होगा 0.62 D। अच्छा मैं ये बता रहा था कि कैसे पता चलेगा कि सर इंड करेक्शन लेना है क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त कि नहीं लेना है। तो अगर डायमीटर ऑफ पाइप दिया होगा तो लेना है, नहीं लेना दिया है तो नहीं लेना है, ठीक। तो सेकंड पॉइंट में लिखिए, हेडिंग डालिए इंड करेक्शन एट ओपन एंड। सेकंड पॉइंट का हेडिंग क्या डालिए? इंड करेक्शन एट ओपन एंड, इंड करेक्शन एट ओपन एंड। लिखिए लॉर्ड रिले, लॉर्ड रिले Lord Rayleigh observed that
ऑब्जर्व दैट, हेडिंग डालिए एंड करेक्शन एट ओपन एंड डैश देकर के अब उसके नीचे लिखिए लॉर्ड रिले ऑब्जर्व्ड दैट एंटी node is little shifted from the open end, and this shift is equal to 0.31 capital D, ये 0.31 D, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इन पे बेस्ड सवाल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, इसमें बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।